गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने किया था चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। डेरिवेशन क्या है, ये भी अपने पास किस पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी पर ही। जैसे हमने ये किया था कि लेफ्ट हैंड साइड हमने बराबर की थी किसके, राइट हैंड साइड पर, और कैसे प्रूव की थी, हमने क्या लगाया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी लगाया था। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी का मतलब क्या है यहाँ पर कि अपने पास, जैसा मैंने कल बताया था कि अपने पास लेंथ लेंथ में जुड़ेगा, मास मास में, फोर्स फोर्स में। तो सेम क्वांटिटी जो होती हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है वही आपस में क्या हो सकती है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। बाकी किसी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी लगाएंगे। दो साइड्स हो जाएंगे अपने पास, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और उनसे हम क्या करेंगे, मिलाकर प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी लगाकर डायमेंशंस रख करके हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये भी मैं आपको किससे करवा रही हूँ, एक न्यूमेरिकल से करा रही हूँ। तो देखो इसमें पहला न्यूमेरिकल मैं कर रही हूँ, डेरिवेशन कर रही हूँ मैं, डिराइव कर रही हूँ मैं यहाँ पर क्या, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा आपको, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड of a simple pendulum which may depends on the mass of the bob, length of the string and acceleration due to gravity। तो अब हमें नहीं पता कि ये कैसे इनवर्सली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमें इस चीज़ का नहीं पता है, ठीक है। तो हम सीधा सीधा इसको यहीं रख लेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कि क्या वैल्यूज़ अपने पास इसकी आएंगी। तो t एज डिपेंडिंग ऑन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो यहाँ लगा रही हूँ, इट मीन्स दैट इट इज़ डिपेंडिंग ऑन। सॉल्व करके देखेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या अपने पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम क्या दिया हुआ है, इन्होंने प्रोपोर्शनल दिया हुआ है मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। अब मैं क्या करूं कि इनकी पावर्स मान लूं कि इसकी पावर है a, इसकी पावर b और इसकी पावर क्या मान लूं c। इधर क्या है अपने पास t, तो यहाँ पर क्या करें, t इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर मैं लगा दूं कोई कांस्टेंट k, तो m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b एंड g रेज टू पावर c। अब हमें पता है कि अपने पास टाइम पीरियड का जो डायमेंशन है, अब सबके डायमेंशंस लिखो, t की डायमेंशन क्या हो जाएंगी t, ठीक है, या इसको पूरा फॉर्मूला लिख लो, m0 l0 t1, ठीक है। सिमिलरली मास का क्या हो जाएगा अपने पास, m1 l0 t0। लेंथ का क्या हो जाएगा अपने पास, m0 l1 t0। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ये क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अपने पास, m0 l1 t-2। सबके डायमेंशंस हो गए अपने पास। इसमें क्या कर दें, पुट कर दें। अब के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी क्या नहीं होता अपने पास, डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पर पुट करो तो t रेज टू पावर क्या आ गया, यहाँ पर 1 है यहाँ पर अपने पास, ठीक है। और यहाँ पर क्या थे अपने पास, m0 और l कितना था, 0, टोटल ही लिख लेते हैं, m0 l0 t1 इक्वल्स टू, यहाँ पर पहले रखो मास का हो गया m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b, और g का क्या है, l1 t-2 रेज टू पावर c। अब क्या करूँ मैं, इसको सॉल्व कर लूँ, करो सॉल्व। तो क्या आ गया अपने पास यहाँ पर, m0 l0 t1, और इधर कितना था, m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b और l1 t-2 रेज टू पावर c। अब ये पावर है, पावर को अंदर क्या कर लूँ, मल्टीप्लाई कर लूँ, तो क्या हो जाएगा, m रेज टू पावर l a, l रेज टू पावर b, l रेज टू पावर c और t रेज टू पावर -2c, m0 l0 t1, ठीक है। यहाँ पर बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b प्लस c एंड t रेज टू पावर -2c, और ये कितना हो गया, m0 l0 t1, ठीक है। अब अपने पास इक्वेशन, जब भी अपने पास क्या है, बेस सेम होते हैं और इक्वलिटी का साइन है, तो पावर्स क्या होती हैं, सेम हो जाती है। नाउ कंपेयरिंग, a इक्वल्स टू 0, b प्लस c इक्वल्स टू 0 और -2c इक्वल्स टू
1। ठीक है, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करें। एक तो अपने आप आई गई यहाँ पर, इस थर्ड इक्वेशन से मैं वैल्यू निकाल दूँ। c इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/2। ये वैल्यू इसमें रखें हम, तो b -1/2 इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 1/2। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, क्या था अपने पास, t इज इक्वल्स टू k ma l रेज टू पावर b एंड g रेज टू पावर यहाँ पर क्या था, c। अब वैल्यूज रखो इसकी, k m रेज टू पावर कितना है 0, l रेज टू पावर कितना है 1/2 एंड g रेज टू पावर कितना आ गया -1/2 इक्वल्स टू k समथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो ये तो कितना हो गया अपने पास 1, l/g इसको नीचे ले जाऊँ पावर वो हो जाएगी और 1/2 पावर को क्या लिख दूँ, अंडर रूट। तो ये टाइम पीरियड का क्या आ गया अपने पास, एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और फॉर्मूला करके दिखाती हूँ मैं आपको कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि अपने पास क्या है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज v। ठीक है, डिपेंड्स ऑन किस किस के ऊपर डिपेंड है, इलास्टिसिटी इट इज डिनोटेड बाय E, डेंसिटी ऑफ द एयर, तो डेंसिटी को डिनोट कर दिया D, एंड वेवलेंथ, और वेवलेंथ को डिनोट कर दिया किससे, लैम्डा से। ठीक है, देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड आउट करना है। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिया, इलास्टिसिटी, डेंसिटी और वेवलेंथ। वही फिर से a b c और v इक्वल्स टू कांस्टेंट से रिप्लेस कर दूँ, e रेज टू पावर a, d रेज टू पावर b एंड लैम्डा रेज टू पावर c। अब दोबारा से फिर इनकी सबकी क्या होनी चाहिए, डायमेंशन। ये ध्यान रखो आप लोग कि ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायमेंशनल फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि इनके डायमेंशंस क्या क्या होंगे। तो अब डायमेंशंस लिखूँ मैं, वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो L1 t-1। ठीक है, k का कुछ नहीं होगा। अब यहाँ से आपको अगर याद नहीं है तो मैंने आपको फॉर्मूले लिख के भेजे थे, वो फॉर्मूले वहाँ से आप उठा लें। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है m1 L-1 t-2 रेज टू पावर क्या हो जाएगा d। अब ये क्या है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो m1 L-3 रेज टू पावर b, और लैम्डा इज द वेवलेंथ यानी कि लेंथ ही है ये अपने पास, तो l रेज टू पावर कितना हो गया c। ठीक है, अब इसको खोल दें तो क्या आ गया अपने पास, m0 L1 t-1 और इधर कितना आ गया m रेज टू पावर a। सीधा लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो m रेज टू पावर क्या हो गया b। क्या लिख दूँ, पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, a प्लस b, l का कितना हो जाएगा -a -3b और कितना हो गया प्लस c, और यहाँ से t का कितना हो जाएगा -2a। नाउ कंपेयरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, कंपेयरिंग द पावर्स। तो इक्वेशंस जो बनी अपने पास, इक्वेशंस क्या बन गई अपने पास, a प्लस b इक्वल्स टू 0, -a -3b प्लस c इक्वल्स टू 1 एंड -1 इक्वल्स टू -2a। यहाँ से इस थर्ड इक्वेशन से माइनस कट गया, a इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2, इधर से b की वैल्यू आ जाएगी, b इज इक्वल टू कितना आ गया -1/2। ठीक है, दो वैल्यूज़ आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ इसमें रख के और क्या निकालोगे, c के लिए फाइंड आउट कर लोगे। तो ये हो गया माइनस साइन, तो इसका है ही 1/2, इसकी वैल्यू थी -3 और इसकी वैल्यू क्या है -1/2 और प्लस कितना हो गया c इक्वल्स टू क्या है अपने पास 1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -1/2 प्लस 3/2 प्लस c इक्वल्स टू 1। ठीक है, 2 एलसीएम ले लूँ थ्रू आउट अपने पास,
तो थ्रू आउट ले लो या जैसे मर्जी तुम सॉल्व करना चाहो वैसे तुम सॉल्व कर सकते हो इसको। तो चाहे तो इसको इधर ले आओ, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये माइनस का इधर आ गया हो गया प्लस का 1/2, ये प्लस का था ये इधर आ गया हो गया इसका माइनस का -1/2। अब c इक्वल्स टू 2 हो गया एलसीएम, तो 2 + 1 -3, ठीक है। तो c इज इक्वल टू यहाँ कितना आ गया अपने पास 2 + 1 3, और ये कितना हो गया अपने पास -3 डिवाइडेड बाय 2, तो 0/2 इक्वल्स टू कितना आ गया 0, ठीक है। तो अब फिर से फॉर्मूले में पुट करें। फॉर्मूले में क्या था अपने पास v इज इक्वल टू e⁻⁴a, ठीक है, d⁻⁴b और λ⁻⁴c, सारी a b c की वैल्यू तीनों की तीनों पुट करो, और यहाँ था कांस्टेंट k, तो k e⁻⁴a की वैल्यू कितनी आई 1/2, b की वैल्यू कितनी आई 1/-1/2, और c की वैल्यू कितनी आई 0, तो समथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1 फिर से, तो v इज इक्वल टू k √e/d, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखो अपने पास ये जो मैं कांस्टेंट लगा रही हूँ, ये कांस्टेंट मेरे पास हर इक्वेशन में क्या होगा अलग अलग होगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहूँ या लिमिटेशन कहूँ कि ये किसी भी डायमेंशन लेस कांस्टेंट को क्या नहीं करता, डिराइव नहीं करता है, ठीक है। और अगर मान लो कि अब यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं कि अपने पास ये लेंथ, मास, लेंथ और टाइम में हमारे पास ये आ रही है। अगर मान लो इसके अलावा जैसे मैंने SI यूनिट्स में आपको बताया था कि हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, तो इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से अगर कुछ और आ जाए तो ये डिराइव नहीं करेगा, ये इसका ड्रॉबैक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, मास, लेंथ और टाइम के अलावा अगर कुछ और आ जाता है तो उसको फॉर्मूले को डिराइव नहीं करता है, ठीक है। अब अपने पास अगर टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाए, साइन, कॉस या जो भी जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, अगर इस तरीके का अगर अपने पास कोई कांस्टेंट वहाँ पर आ जाता है तो ये उसको भी डिराइव नहीं करेगा। नंबर्स आ जाए तो उसको भी डिराइव नहीं करेगा। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि अगर अपने पास कोई भी फॉर्मूला, जैसे अब आपने अगर देखा हो तो मैंने 2 आपको न्यूमेरिकल कराए, तो इसमें अपने पास क्या हो रहा है कि सारे या तो मल्टीप्लाई में हैं या डिवाइड में आ रहे हैं, राइट। अगर प्लस माइनस का अगर कोई फॉर्मूला अगर आपके पास आ जाता है, जैसे मैं लिखूं कि अपने पास फॉर्मूला आपको डिराइव करना है s = ut + ½ तो ये इसको डिराइव नहीं करके देगा। यानी जितने भी अपने पास या तो डिवाइड या मल्टीप्लाई में ही होनी चाहिए, प्लस माइनस में अगर कोई रिलेशन अपने पास है तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम उसको डिराइव नहीं कर सकते हैं। और 5वां ड्रॉबैक इसका ये है कि ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी अपने पास है जो हम डिराइव कर रहे हैं फॉर्मूला, उसमें ये हमें ये नहीं बताता कि हमारे पास किस तरीके की क्वांटिटी है, भाई वो स्केलर क्वांटिटी है या वो वेक्टर क्वांटिटी है, इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डायमेंशनल एनालिसिस नहीं देता है। तो ये 3 थे हमारे पास। फर्स्ट के मैंने आपको न्यूमेरिकल भेज दिए थे, सेकंड के मैं भी इसके चेकिंग द करेक्टनेस और डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, ये न्यूमेरिकल्स की पिक्स मैं आपको भेज रही हूँ। आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रॉब्लम्स आती हैं तो मुझसे पूछिए। अभी तक मेरे को किसी ने भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं पूछी है, तो मुझे लग रहा है कि फ़िज़िक्स बहुत आसान हो गई है और आप सबको बहुत अच्छे से आ रही है। तो कीप डूइंग द न्यूमेरिकल्स, और कोई भी प्रॉब्लम है देन आस्क मी।